9 PM 9 हेडलाइंस। राजस्थान के देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान विवाद, मतदान केंद्र पर कहासुनी के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को जड़ दिया थप्पड़। मामले को लेकर एक्शन में पुलिस। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आग लगने से लकड़ी का कारखाना जलकर खाक, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। आग लगने की वजह साफ नहीं। चेन्नई में ईडी का बड़ा एक्शन, ओपीजी ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी, 8 करोड़ 38 लाख कैश किया गया बरामद। झारखंड में शाम 5 बजे तक 65% मतदान की खबर। पहले चरण में 43 सीटों पर हुई वोटिंग। दूसरे चरण के लिए जारी है चुनाव प्रचार। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन, तोड़फोड़ की कार्रवाई की होगी वीडियोग्राफी, बिना नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट तैयार, संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बयान, शीतकालीन सत्र में पेश होगी जेपीसी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनावी अखाड़े में सीएम योगी का एमवीए पर हमला, एमवीए को बताया अनैतिक। अनाड़ी गठबंधन ड्राइविंग सीट के लिए लड़ रही है महाविकास अघाड़ी। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ चलाया ऑपरेशन कवच, द्वारका से गैंगस्टर्स के कई गुर्गों को किया गया गिरफ्तार। नंदू गैंग, मंजीत महाल गैंग, काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे गिरफ्तार। चीन सीमा पर भारत के जाबाजों का युद्ध अभ्यास, पूर्वी प्रहार, 18 नवंबर तक थल, वायु और नौसेना करेगी युद्ध अभ्यास। 9 बजे की शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया बोल रहा है कि शुरुआत 3 तस्वीरों के साथ आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। 3 तस्वीरें जो आज बनी हैं सुर्खियां, जो आज बनी हेडलाइंस, जिन तस्वीरों की चर्चा सबसे ज्यादा होती रही। एसडीएम को थप्पड़ किसने मारा? नीतीश ने प्रधानमंत्री के पैर क्यों छुए? और इसके साथ ही बैग चेकिंग की सियासत महाराष्ट्र में किस तरह से हावी हो गई है। यानी कि 3 तस्वीर आपके सामने रखेंगे और इन तीनों तस्वीरों की कहानी आपको बताएंगे, डिटेल से आपके सामने खबर रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं झारखंड से, जहां पर पहले चरण में 43 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करा लिए गए। पहले चरण में 17 सामान्य सीट, 20 अनुसूचित जनजाति और 5 अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट के लिए वोट डाले गए। यहां पर 683 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 43 सीटों पर वोटिंग के लिए 15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे और झारखंड में पहले चरण में बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है। सियासी पंडित कई तरह के कयास लगाते हैं। कोई कह रहा है कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। वहां की सरकार मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती, वहां की जनता माफ कीजिएगा। कोई ये कह रहा है कि ये हेमंत सोरेन और जेएमएम की सरकार के पक्ष में वोटिंग की जा रही है। अब पता चलेगा 23 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन 65% मतदान शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं और यह आंकड़ा 70 के पार जा सकता है जब फाइनल टैली सामने आएगी, और बढ़ सकता है। बहरागोड़ा में सबसे ज्यादा 77% मतदान की खबर है। सवाल यह कि बंपर वोटिंग आखिर किसकी किस्मत चमकाने वाला है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। लोकतंत्र के इस माप यानी कि कैप्टन कूल भी अपनी पत्नी साक्षी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीर आप देखिए, जब महेंद्र सिंह धोनी वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में फैंस की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। यह तस्वीर तब की है जब महेंद्र सिंह धोनी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। महेंद्र सिंह धोनी एक नए लुक में, एक नए स्टाइल में नजर आए, अपनी फैमिली के साथ आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। पहले चरण में जिन 43 सीटों के लिए मतदान हुआ है, अगर उनकी बात करें तो 2019 में कांग्रेस गठबंधन को 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए के खाते में 14 सीटें आई थी। इसमें कोल्हान की ज्यादा सीटें थी और कोल्हान में चंपई सोरेन को उस इलाके का सर्वस्व कहा जाता है। यानी कि कहा जाता है चंपई सोरेन जिस खेमे में होते हैं ये सीटें उधर जाती हैं। इस बार चंपई सोरेन बीजेपी की तरफ है। और तब की अगर बात करें 2019 की, तो तब बीजेपी एजेएसयू में गठबंधन नहीं था। लेकिन हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। एनडीए ने 14 में से 9 सीटें हासिल की, वहां पर 9 सीटें जीती। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी की तरफ का भी कुछ बताते हैं, कुछ कांटे की टक्कर का भी बताते हैं, तो कुछ ये कहते हैं कि जेएमएम सरकार की वापसी होने वाली है। बिरसा मुंडा की धरती झारखंड पर
दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चंपई सोरेन और राजेश ठाकुर का बयान आपको सुनवाते हैं। पूरा उम्मीद है जीत भी होगा, ऐतिहासिक मेरा जीत होगा। हमने संघर्ष किया है, संघर्ष का उपज हुआ। मजदूर लड़ाई, विस्थापितों के सवाल को आगे बढ़ाया है। बहुत ज्यादा हमने विस्थापित हक दिलाया, मजदूर को भी हक दिलाया। इसलिए हम जो संघर्ष किया, संघर्ष का एक एक झारखंडी उसको याद है कि यह ईमानदारी है, संघर्षशील नेता है, समाज के काम करते हैं। उम्मीद तो अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि हमने काम किया है, हम लोगों के बीच रहे हैं, हमने कैंपेन तरीके से किया। हमारे तमाम नेता यहां आए और उन्होंने जो बातें कही है वो रियलिस्टिक है, लोगों ने विश्वास किया है और हम समझते हैं कि जो आज चुनाव हो रहा है उसमें अधिकतर सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। ये सही है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से दावा करेगी, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे दावों में दम है। वहीं झारखंड में दूसरे चरण में बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जेएमएम की सरकार पर जमकर हमला बोला। बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपके जल, जंगल, जमीन, हर चीज पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है, झारखंड को भी बचाना है, हर झारखंडी को बचाना है। साथियों, आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा क्या है, कैसे इतना गर्म है और इस मुद्दे के तह पर जाने पर क्या मिलता है, ये आपको बताते हैं डिटेल से। झारखंड के पहले चरण में भी चुनाव प्रचार में भी घुसपैठ का मुद्दा हावी रहा है, क्योंकि बीते कुछ सालों में झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदलती नजर आई है। कहा जाता है पहले जो आदिवासी बाहुल्य इलाके थे वहां मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है और आरोप ये लगते हैं कि बांग्लादेश से आकर यहां मुस्लिम बसाए गए हैं, वो भी प्लान्ड तरीके से। जो डेमोग्राफी बदली है उसे जरा विस्तार से समझिए। 1951 में हुई जनगणना और 2011 में हुई जनगणना, क्योंकि आखिरी जनगणना 2011 में ही हुई थी। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, जो कोविड के कारणों से नहीं हो पाई। 2025 में फिर से जनगणना कराने का लक्ष्य रखा गया, इसलिए हमने आंकड़ा 2011 का लिया है। मुसलमान का जिक्र आते ही बहुत सारे लोग इसे भारत के मुसलमान समझ लेते हैं, लेकिन झारखंड का विवाद भारत के मुसलमानों से जुड़ा नहीं है। यह सारा विवाद उन मुसलमानों से जुड़ा है जो बांग्लादेश से अवैध तौर पर लाकर झारखंड में बसाए गए हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ सबसे ज्यादा संथाल परगना क्षेत्र में हुई है, जहां 6 जिले आते हैं, जिसमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ आते हैं। इन 6 जिलों में 1951 में अगर आप आबादी का रेशियो देखें तो यह मैं आपके सामने रखता हूं। ये 6 जिले जो संथाल परगना कहलाते हैं, इसमें 1951 में 44% आबादी थे, जो 9% उस समय मुस्लिम थे। वही 2011 में बढ़कर आदिवासी जो है वो 26% हो गए और 23% आबादी जो है मुस्लिमों की हो गई। अब आप समझिए कि आंकड़ा 2024 का नहीं है, 2011 का आंकड़ा है। जब 2025 में जनगणना कराया जाएगा तो इसमें जो आंकड़े आएंगे वो काफी बदले हुए देखने को मिल सकते हैं। इसमें मुस्लिमों की आबादी
आदिवासियों की आबादी प्रतिशत से ऊपर हो सकती है, लेकिन 2011 के पहले 1951 की बात की जाए तो यह आबादी महज 9% थी। 2011 में आदिवासियों की आबादी इस इलाके में 26% हो गई और मुस्लिमों की आबादी 9% से बढ़कर 23% पर पहुंच गई। 2011 के बाद अब तक इस इलाके में बहुत कुछ बदल गया है। दावे तो यहां तक किए जाते हैं कि 13 सालों में इन 6 जिलों में मुसलमानों की आबादी आदिवासी समुदाय की आबादी से ज्यादा भी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। इसके लिए जनगणना का इंतजार करना होगा। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी उन लोगों से ज्यादा बढ़ी है जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत आए हैं। यही दावा किया जाता है और इसे ही चुनावी मुद्दा बनाया गया है। इस क्षेत्र का जिला पाकुड़ की सीमा बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और यह 10 किलोमीटर का इलाका भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो वहां के मुर्शिदाबाद जिले में आता है। मुर्शिदाबाद की हालत यह है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से वहां मुसलमानों की आबादी 66% हो चुकी है और दावा यह भी है कि मुर्शिदाबाद पाकुड़ के जरिए ही संथाल परगना में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराई जा रही है। संथाल परगना के इलाके में आदिवासियों की आबादी को संरक्षित रखने के लिए एक कानून आया था जिसका नाम है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इस कानून के तहत संथाल परगना के इलाके में आदिवासी समुदाय के लोग ना तो अपनी जमीन किसी को बेच सकते हैं और ना ही इन जमीनों को लीज पर दिया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों की जमीन पर मुसलमान रह रहे हैं। कहा जाता है कि इसके लिए बाकायदा लोग वहां पर रहने वाली आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो उनकी संपत्ति में ऑफिशियली हिस्सेदार हो जाते हैं और इसे बीजेपी जमाई टोला के नाम से एक टर्म देती है और कहा जाता है कि इसे एक बड़ा मुद्दा इस बार की चुनाव में बनाया गया है। तो क्या है वाकई में बड़ा मुद्दा और झारखंड की चुनावी तस्वीर आज के वोटिंग के बाद क्या है, जानने के लिए हमारे साथ रजनीश जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। रजनीश, आज के वोटिंग पैटर्न से और आज के मतदान प्रतिशत को देखते हुए आपका आकलन क्या है? देखिए, आज जिस तरीके का मतदान हुआ, एक बात तो तय है विवेक की बम्पर तरीके से वोटिंग नहीं होता है। जो दिवाली दशहरा में बम्पर सेल बम्पर सेल बम्पर सेल, वैसे ही इस बार झारखंड में बम्पर वोटिंग हुई है। अब ये वोटिंग किसके लिए हुई है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। मगर एक बात तय है कि इस बम्पर वोटिंग ने लोकतंत्र की इस महापर्व में जीत कराई है। लोग बाहर निकले हैं, वोट किए हैं और इसने सभी को उत्साहित कर दिया। ये है विवेक की, आप देखिए जो लोगों के जी है कि सभी को ये लग रहा है कि वोटिंग हमारे लिए हुई है और जीत हमारी होगी। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, जिस तरीके से चप्पाई सोरेन कह रहे हैं, सभी का ये दावा है। तो जब वोट प्रतिशत बढ़ता है विवेक, तो दो बातें होती है, या तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है जिस कारण वोट प्रतिशत बढ़ता है, या फिर सरकार पर इतना ज्यादा लोगों का विश्वास बढ़ जाता है कि लोग वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं। अब ये देखना होगा 23 तारीख को कि ये वोटर्स क्यों निकले हैं। लेकिन एक खास बात यह है विवेक कि ये जो परसेप्शन है ना कि ये वोटर्स मेरे लिए निकले हैं, यानी अलग अलग राजनीतिक दलों का ये दावा अगले 20 तारीख को जो दूसरे चरण का चुनाव होना है झारखंड में, उसकी दशा और दिशा तय करेगा। क्योंकि जब आप एक नैरेटिव सेट करते हैं और लोगों के मन में विश्वास बनने लगता है कि नहीं ये वोट रजनीश के लिए, विवेक के लिए हुए, तो अलग अलग दल के लोग अगर ये नैरेटिव सेट करने लगते हैं तो जो मिडिल लाइन पर लोग खड़े होते हैं ना, वो मूव करने लगते हैं। और जो स्विंगिंग वोट होता है, जैसे कि यूएसए में स्विंगिंग स्टेट्स है, वैसे ही हमारे ठीक है। एक बात जल्दी से रजनीश, एक बात और बताइए। आपने कहा कि बंपर वोटिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है जेएमएम की सरकार के पक्ष में हो रहा हो या फिर सरकार हटाने के लिए भी हो रहा हो, कुछ भी हो सकता हो। 23 तारीख को पता चलेगा। घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठाया जा रहा है। संथाल परगना में यह मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है, बनस्पत की जहां चुनाव हुए हैं। तो संथाल परगना में 20 तारीख को चुनाव है, ये मुद्दा लोगों के बीच चर्चा का विषय है क्या? बिल्कुल, देखिए ये चर्चा का विषय है। आप देखिए प्रधानमंत्री बोल रहे थे जल की बात, जमीन की बात, जंगल की बात, किसे नहीं छोड़ना है। बीजेपी रोटी बेटी की बात लगातार कर रही है। और ये बिल्कुल देखिए 28 सीट है जो कि रिजर्व है विवेक, और 28 में से अभी 20 एसपी रिजर्व सीट पर ही वो पोलिंग हुई है, यानी 8 सीट अभी भी बचे हुए हैं। और ये 28 सीट बहुत डिसाइडिंग होंगे। आप ये मान के रखिए कि 23 तारीख को जब हम लोग इलेक्शन रिजल्ट पे डिस्कशन कर रहे होंगे तो ये 28 सीट जो है ये कुंजी होगी उस तमाम उन लोगों के लिए जो सत्ता के सीट पर जाना चाहते हैं। संथाल और कोल्हान के 14 सीट जो है ना, ये ट्राइबल्स बेल्ट वाले डिसाइसिव है। बिल्कुल बहुत कुछ निर्भर करता है। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और तमाम इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में हुंकार भर रहे थे,
तो योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के भायंदर में महाविकास अघाड़ी को निशाने पर ले रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में हुंकार भर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जरा तस्वीर देखिए आप, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में महायुति की जीत के लिए प्रचार करते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए लोगों से वोट करने की अपील की, लोगों से समर्थन की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान महाविकास अघाड़ी पर तीखा हमला बोला और कहा कि इनके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसमें स्टीयरिंग नहीं है, ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में छीना झपटी हो रही है। महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए को योगी आदित्यनाथ महा अनैतिक अनाड़ी गठबंधन बताते हैं और कहते हैं कि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलकर देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय यशस्वी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन इस चुनावी समर में महाराष्ट्र के अंदर आप सबके सामने है। और दूसरी ओर जिनकी न नीति है न राष्ट्र के प्रति कोई अच्छी नीयत है, न नैतिक बल ही रह गया है, ऐसा अनैतिक अनाड़ी गठबंधन के रूप में महाअघाड़ी भी आपके बीच में इस चुनावी समर में है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला था, विकास, सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन इसमें नहीं कर पाए। कम से कम अयोध्या में रामलला का मंदिर ही बना देते हैं, ये तो अभी नहीं कर पाए। जो कार्य कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम के मंदिर का निर्माण का कार्य कराते हुए भगवान राम को फिर से अयोध्या धाम में विराजमान कर दिया। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को अगर आपकी चिंता होती, आपकी आस्था की चिंता होती, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये भी करते। 500 वर्षों की समस्या का समाधान 1947 में हो गया होता। योगी आदित्यनाथ भायंदर में आज पूरे लय में नजर आए। सीएम योगी जब बोल रहे थे तो धारा 370 का जिक्र भी छेड़ दिया, विपक्ष पर हमला किया और कहा कि इनकी 4 पीढ़ियां भी धारा 370 को वापस नहीं ला सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बदलता हुआ भारत जो अपने देश की सीमा की सुरक्षा करना जानता है। याद करिए 2014 के पहले के भारत में क्या होता था। 2014 के पहले के भारत में पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, आवाज उठती थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि बोलिए मत, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। 2014 का भारत आज वह किसी को छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं। देश के अंदर आज सुरक्षा का वातावरण है। आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई। कांग्रेस अभी फड़क रही है कि इसको फिर से लागू किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस की 4 पुस्त भी कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू नहीं कर सकती। अब महाराष्ट्र से रुख करते हैं सीधे राजस्थान का, जहां पर आज थप्पड़ कांड सामने आया। आपको कहानी यानी कि पूरी खबर बताएं उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, जहां पर एसडीएम को एक प्रत्याशी ने थप्पड़ जड़ दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक प्रत्याशी गुस्से में बाहर निकलता है और जोरदार थप्पड़ एसडीएम को जड़ता है। जरा तस्वीर फुल स्क्रीन आप देखिए।
गिरफ्तार अब जानिए पूरी खबर क्या है। राजस्थान के टोंक में उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश राणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। वोटिंग के दौरान यह हंगामा हुआ, जिसके बाद वोटिंग सेंटर पर घटना सामने आई। नरेश मीणा का आरोप था कि ईवीएम में उसका सिंबल हल्का नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल हुआ यह कि समरावता मतदान केंद्र पर मतदान जारी था। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मौके पर पहुंचे, जहां वो अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र पर घुसने की कोशिश करने लगे। इस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नरेश मीणा नहीं रुके। इस दौरान मीणा वोटिंग रूम में जाकर कुछ देर बाद बिफरते हुए बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने वहां तैनात मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को जाते ही थप्पड़ मार दिया। हालांकि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक मीणा थप्पड़ मार चुके थे। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस ने मीणा को पकड़कर काबू किया। पिछले 2 घंटे से मैंने कलेक्टर अवेयर किया, कलेक्टर आई नहीं। एसडीएम ने यहाँ पर दबाव दिया। एक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता को, एक मास्टर को, टीचर को और एक आंगनबाड़ी की हस्बैंड को जबरदस्ती एसडीएम ने वोट दिलवाया है। समरावता जो गांव है, यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है उस पे कुछ ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जा रहा था, जिसके लिए प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने समझाइश के प्रयास किए। इसी बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उनके द्वारा वो मतदान केंद्र में भागते हुए आए और उन्होंने जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, उनके साथ मारपीट की। अब थप्पड़ तो चल चुका था, इसके बाद क्या हुआ यह आपको बताते हैं। मालपुरा एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद आरएएस एसोसिएशन ने सदस्यों, जो उनके सदस्य हैं, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने नरेश मीणा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मांग की है कि नरेश मीणा की जल्द गिरफ्तारी की जाए। इस दौरान आरएएस अधिकारियों ने सुरक्षा की भी मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि फील्ड में काम करने वाले एसडीएम, एडीएम को गार्ड मुहैया कराए जाएं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर नरेश मीणा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। इस बीच एहतियात के तौर पर गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके बाद टोंक एसपी ने मौके पर पहुंचकर नरेश मीणा से समझाइश कर उन्हें धरना स्थल से हटा दिया है, लेकिन एहतियातन सारे जो कदम है वो अभी भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर नीतीश कुमार क्यों छूने लग गए थे अचानक? पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand Item Nios। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों नहीं ट्राई करते? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम सीमलेस विजन एट ऑल डिस्टेंसेस, फॉर इंस्टेंट शार्प फोकस फ्रॉम नियर टू फार। स्विच टू एसएल और वेरिलक्स लेंसेज, नंबर 1 प्रोग्रेसिव लेंस ब्रांड वर्ल्ड वाइड। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से। पीएम मोदी आज शिलान्यास के लिए, एम्स के शिलान्यास के लिए बिहार के दरभंगा पहुंचे थे और इस दौरान मंच पर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने पीएम के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें हर बार की तरह फिर से रोक लिया। शिलान्यास समारोह के दौरान नीतीश अपना संबोधन खत्म करके वापस अपनी जगह जा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की।
नीतीश कुमार के व्यवहार से हालांकि पीएम मोदी भी हैरान रह गए और ये तीसरा मौका है जब नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूने के लिए पहुंचे थे। मौका था बिहार के दरभंगा में एम्स के शिलान्यास का, जहां पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य पूरा होने पर बिहार में स्वास्थ्य क्रांति आ जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने एम्स के शिलान्यास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। मंच पर जैसे ही पीएम मोदी की एंट्री हुई, सीएम नीतीश कुमार ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस मंच पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, नित्यानंद राय, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई नेता मौजूद थे कि तभी बिहार के सीएम पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुके, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें पकड़कर रोक लिया और हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार किया। इस वायरल हो रहे वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी का पांव छूकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की इस बॉन्डिंग की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम में अपना संबोधन पूरा कर वापस अपनी सीट की तरफ लौट रहे थे और इस दौरान नीतीश कुमार पीएम मोदी के नजदीक जैसे ही पहुंचे, एक बार फिर से झुककर प्रधानमंत्री के पैर छूने गए। नीतीश कुमार के पैर छूते ही पीएम मोदी भी खड़े हो गए और नीतीश कुमार के दोनों हाथों को पकड़कर उनका अभिवादन किया। इस नजारे को देख मंच और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इंडिया बोल रहा में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया टीवी।